हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म डिजिटल। हम लोग इस चैनल पे कर रहे हैं 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्विक रिवीजन फॉर कमिंग जेईई मेंस एग्जामिनेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, विच इज द फर्स्ट वीडियो इन वेव ऑप्टिक्स चैप्टर। तो अगर आपका वेव ऑप्टिक्स थोड़ा वीक चल रहा है या आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप इस आगे आने वाली कुछ वीडियोस को रेफर कर सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। लेट्स स्टार्ट विद आवर थ्योरी रिवीजन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। तो लेट्स डिफाइन इंटरफेरेंस फर्स्ट। हम लोग वैसे तो इसका इंटरफेरेंस का जो डेफिनेशन है वहां पर हम कवर करते हैं जो वेव ऑप्टिक्स वाला टॉपिक है, तो वो वाला वेव मैकेनिक्स वाला जो टॉपिक है वहां पर भी एक वीडियो हमने बनाई थी, वो भी चेक कर सकते हो। तो हमने बेसिकली वहां पे ये चीज सीखा था कि इफ वी हैव टू वेव्स, ठीक है, दिस इज वेव वन मान लेते हैं, दिस इज वेव टू, ठीक है। और ये अगर दोनों ओवरलैप करते हैं किसी रीजन की वजह से, ठीक है, ओवरलैप कब करते हैं? जब किसी रीजन की वजह से दोनों वेव्स सेम स्पेस में आ जाए, सेम रीजन में आ जाए, तब ये ओवरलैप कर जाते हैं। और ओवरलैप करने के बाद दे प्रोवाइड अ रिजल्टेंट वेव, मतलब दोनों दो इंडिविजुअल वेव्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है और वो दोनों मिलकर एक नया वेव बना देते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो इस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं, जब दो वेव्स ओवरलैप होकर सेम स्पेस में एक रिजल्टेंट वेव का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह के फिनोमेना में जो एनर्जी रहता है वो कंजर्व रहता है, ये चीज ध्यान रखना है। दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनर्जी गायब हो जाती है या नई एनर्जी क्रिएट हो जाती। जो एनर्जी इन दोनों वेव में कन्फाइंड थी वही एनर्जी से ही रिजल्टेंट वेव का फॉर्मेशन होता है। चलो आगे हम बात करें टाइप्स ऑफ वेव्स के लिए, तो दो टाइप के हम डिस्कशन करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट रहता है बिफोर वी कैन स्टडी द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। वन इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस एंड द अनदर वन इज कॉल्ड इनकोहेरेंट सोर्सेस। तो कोहेरेंट सोर्सेस किसे बोलते हैं? टू लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे emit light of wave having same frequency and have a same या कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, ओवरऑल मीनिंग ये है कि जब दो वेव का इंटरफेरेंस होता है तो इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, लेट्स रिप्रेजेंट दिस फेज डिफरेंस एज डेल्टा पाई। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर किसी ने वेव मैकेनिक्स या सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ा है तो उसको ये डेफिनेटली पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फेज डिफरेंस टू फाइंड आउट रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव की अगर हमें प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है उसके लिए फेज डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच में, अगर फेज डिफरेंस दो वेव के बीच में कांस्टेंट रहता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नॉट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे सोर्सेस को या ऐसे लाइट वेव्स को हम कोहेरेंट सोर्सेस या कोहेरेंट लाइट बुलाते हैं। ठीक है, जिसमें फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और ये कांस्टेंट तभी हो पाता है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर दोनों लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनका फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा एंड दे विल बी कॉल्ड कोहेरेंट। उसी के ऑपोजिट इनकोहेरेंट सोर्सेस वो हो जाएंगे जिनका फेज डिफरेंस वेरीज विद टाइम। ठीक है, तो डेल्टा फाइव वेरीज विद टाइम। पोजीशन के साथ तो वेरी कर ही सकता है, बट अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो वो इनकोहेरेंट सोर्सेस कहलाएगा। और जनरली इनके एग्जाम्पल में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वेव्स भी होते हैं कि अगर दो वेव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हो तो उनको इनकोहेरेंट बोलते हैं। और दो चीजें, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो आपको याद रखना चाहिए कि टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स लाइट सोर्स सोर्सेस आर ऑलवेज इनकोहेरेंट। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज इनकोहेरेंट। कि अगर आप चाहो तो कितना भी आइडेंटिकल बल्ब ले लो या लाइट सोर्स ले लो, सेम पावर, सेम सब कुछ, सेम कलर, फिर भी दो इंडिपेंडेंट बल्ब्स या दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस, अलग अलग लाइट सोर्सेस से आने वाली लाइट कभी कोहेरेंट नहीं हो सकती, आप चाहे कितना भी आइडेंटिकल ले लो। ये यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वेव लाइट को वेव डिस्क्राइब करने में हमें बहुत टाइम लग गया था। बट साउंड में ऐसा नहीं है। साउंड में दो डिफरेंट
सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट भी हो सकते हैं, इनकोहेरेंट भी हो सकते हैं। लाइट में ये अलग से एक स्पेशल रिस्ट्रिक्शन है, और ये इसका रीजन जो है वो लाइट के फॉर्मेशन पे आता है, एटॉमिक लेवल पे। चलो, तो कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट समझ लिया, तो अब हम बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेज का इंटरफेरेंस। तो हम लोग फोकस करेंगे अभी कोहेरेंट सोर्सेज के इंटरफेरेंस के। तो मान लो वी हैव टू वेव्स, तो दिस इज वेव वन, y1, जैसा कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, a1 साइन ओमेगा टी, दिस इज वेव वन, a1 साइन ओमेगा टी। and now we have another wave y2 which is a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो ये दो वेव्स ले लिए जिनका ओवरलैप देख रहे हैं। अब क्लियरली यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि मैंने दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रखी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखो आप इंटेंशनली सेम रखी है, तो ये दोनों क्या हो गए, कोहेरेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, कोहेरेंट। तो अब अगर मुझे निकालना है इन दोनों के ओवरलैप से क्या रिजल्टेंट मिलेगा, तो उसके लिए हमें बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि A1 A2 क्या है, इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड्स, ओमेगा जो है दोनों की फ्रीक्वेंसी विच इज सेम, एंड फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे तो 5 फेज है, बट इनडायरेक्टली आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, फेज का डिफरेंस लोगे, तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ फेज डिफरेंस दोनों वेव में फाई के बराबर है। तो फाई रिप्रेजेंट्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। तो अगर हमें अब निकालना है कि दोनों के ओवरलैप होने से क्या रिजल्टेंट वेव मिलेगा, तो उसके लिए हमें सुपरपोजिशन लॉ यूज करना पड़ता है। और अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन लॉ, जो रिजल्टेंट वेव होगा दोनों का समीशन होगा। और जब हम दोनों को सुपरपोजिशन लॉ लगाकर ये ऐड करके सॉल्व करते हैं, तो हमें रिजल्टेंट वेव क्या मिलता है, ऐसे मिलता है। तो दिस इज योर रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वहां पे क्या था, A1 A2 एम्पलीट्यूड, यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, जो रिजल्टेंट वेव है उसमें भी फ्रीक्वेंसी सेम आती है, प्लस फाइव ऑफ क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट वेव। तो जिस तरह का नया वेव जो हमें मिलता है वो इस तरह का होता है। तो दो वेव मिलके नया वेव बना देते हैं, और जो नया वेव होता है उसका एम्पलीट्यूड इतना आता है, ए आर के वैल्यू। अब जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है वो हम कैलकुलेट करते हैं, वो कितना आता है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला इस तरह से बनाया जा सकता है, इस तरह से हम याद रखते हैं। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। ये आपके रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होता है, इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना होता है। इसके साथ अगर इंटेंसिटी की टर्म में रिप्रेजेंट करूं, इंटेंसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करूं, बट क्योंकि मुझे पता है इंटेंसिटी दो वेव जो सेम स्पेस में प्रेजेंट है वो उनके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो यही फॉर्मूला है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी I1 प्लस I2 प्लस टू टू अंडर रूट I1 I2 cos फाइव, जहां पे फाइव जो है फेज डिफरेंस है। तो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन कि कितना इंटेंसिटी हमें रिसीव हो रहा है या कितना एम्पलीट्यूड रिसीव हो रहा है आफ्टर ओवरलैपिंग, हम इस इंटरफेरेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब आपका फेज डिफरेंस किसके बराबर हो, 2n पाई के बराबर। फेज डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, 2n पाई के बराबर, या आप पाथ डिफरेंस बोल सकते हो n लैम्डा के बराबर। ठीक है, पाथ डिफरेंस आप बोल सकते हैं n लैम्डा। ये जो हमारा फेज डिफरेंस है, इधर गया हमारा, जो हम ये डिस्कस कर रहे थे फेज डिफरेंस, आप चाहो तो ये जो फेज डिफरेंस है उसको पाथ डिफरेंस के टर्म में भी लिख सकते हो, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस बोलो या पाथ डिफरेंस बोलो, दोनों सेम है, दोनों ही हमें रिजल्टेंट वेव की प्रॉपर्टी बताते हैं। तो पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा है या फेज डिफरेंस 2n पाई है, तो इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टाइम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है और मैक्सिमम इंटेंसिटी आता है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2, मैक्सिमम इंटेंसिटी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब होता है जब फेज डिफरेंस 2n माइनस वन पाई होता है, मतलब पाई के सारे ऑड मल्टीपल, जैसे यहाँ पर 2 पाई के मल्टीपल्स होते हैं, यहाँ पर पाई के सारे ऑड मल्टीपल्स होते हैं। और यह आप बोल सकते हो कि आपका पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू के ऑड मल्टीपल्स अगर है तो आपका
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इस तरह के इंटरफेरेंस में हमें मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलता है विच इज A1 माइनस A2 मॉड के साथ, डिपेंडिंग ऑन A1 ग्रेटर है A2। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलता है और मिनिमम इंटेंसिटी मिलता है। तो मिनिमम इंटेंसिटी कितना मिलता है, अंडर रूट सॉरी ब्रैकेट में रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। बस इतना याद रखना है। मैक्सिमम के केस में प्लस और मिनिमम के केस में क्या आता है, माइनस। तो ये दो टाइप के इंटरफेरेंस है, इसके रिलेटेड सभी अच्छे से इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। लेट्स ट्राई आउट सम एग्जांपल्स टू प्रैक्टिस दिस, कि इसको हम कैसे यूज करने वाले हैं अपने जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस। ठीक है, तो ये इसी साल का क्वेश्चन है, अप्रैल इसी साल का नहीं, सॉरी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2025 का। टू मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम हैव इंटेंसिटी इन द रेशियो 1:9। ठीक है, तो इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है दो वेव का, तो हम लिख लेते हैं I1/I2 1/9 है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको पूछा एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय दीज बीम। तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन का मतलब है कि दोनों को ओवरलैप कराया गया है ऑन अ स्क्रीन, और फिर उसमें पैटर्न हमें मिलता है। तो दोनों को ओवरलैप कराया गया है। तो ओवरलैप कराने के बाद आपको पूछा रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम। ठीक है, ओवरलैप कराने के बाद जो इनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, जो मिनिमम आएगी, उसका हमें रेशियो बताना है। तो लेट्स स्टार्ट विद रिकॉलिंग आवर फॉर्मूला। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है कितना, अभी देखा हमने, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और मिनिमम मिनिमम कितना आएगा, अंडर रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। तो एक बार फॉर्मूला रिकॉल हो गया, अब हम इसका रेशियो लेते हैं। ठीक है, चलो रेशियो लेते हैं। तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम इक्वल टू, ये आ जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। अभी I1 I2 की तो वैल्यू नहीं पता है, बट उसका रेशियो पता है। तो यहाँ पर एक हम ट्रिक कर सकते हैं ताकि हमें रेशियो से ही सॉल्व हो जाए। मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रूट I2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो रूट I2 से डिवाइड करोगे तो देखो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा I1 डिवाइडेड बाय I2, क्योंकि यहाँ पर I1 था, रूट I2 से मैंने डिवाइड कर दिया, प्लस और यहाँ क्या बचेगा 1, बिकॉज रूट I2 से डिवाइड करने के बाद 1 बचेगा, तो स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ऐसे ही सिमिलर हो जाएगा, रूट I1 प्लस डिवाइडेड बाय I2 और माइनस कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। अब रूट I1 I2 तो हमें पता ही है, रेशियो जो इसका कितना था 1/9, तो ये यूज कर लेते हैं यहाँ पर 1/9। तो अंडर रूट 1/9 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी अंडर रूट 1/9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/3 1/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 4/3, ये बचेगा 2/3। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 तो दोनों साइड से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 4:1। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम का जो रेशियो आ जाएगा इंटेंसिटी का, वो कितना हो जाएगा 4:1। वेरी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छे से बस फॉर्मूला रिकॉल करना है हमें। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज। देखो इन्होंने मेंशन कर दिया है कि दोनों कोहेरेंट सोर्सेज है और एम्पलीट्यूड का रेशियो 1/3 दे रखा है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी कितना होगा फ्रेंड्स का, वो पूछा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका एक फॉर्मूला ही बना लेते हैं। मुझे दिख रहा है कि सेम क्वेश्चन पहले भी अभी रिपीट हुआ था। तो मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड का रेशियो A1/A2 का रेशियो x है कुछ। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी, अगर कोई वेव सेम स्पेस में प्रेजेंट है तो उनका एम्पलीट्यूड जो होता है वो सॉरी इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा। इसका मतलब I1/I2 का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होगा। चलो अब आगे बात करते हैं। अब आगे हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकालना है। तो क्या यही सेम चीज हमने अभी यहाँ पे किया, इसको ही कंटिन्यू करना है। आई मैक्स ये रहा, आई मेन ये रहा, फिर हम लोग क्या लेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे और दोनों को रूट I2 से डिवाइड करके इस फॉर्मेट में ले आएंगे। तो एक काम करते हैं, मैं सीधा यहीं से फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से तो मान लेते हैं यहाँ तक तो हमने कर लिया इसको सॉल्व।
अब इसको मैं यूज कर रहा हूँ, तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट आई वन बाई आई टू प्लस वन, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट आई वन बाई आई टू माइनस वन का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है तो उसको कॉमन कर दिया मैंने। अब हमें पता है कि आई वन बाई आई टू का रेशियो क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसको पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है एक्स, तो ये आ गया एक्स प्लस वन, और नीचे भी आ गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो व्हाई नॉट रिमेंबर दिस एज अ रिजल्ट कि अगर आपके एम्पलीट्यूड का रेशियो ए वन बाई ए टू एक्स है, तो आपके इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा वो सीधा क्या होगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस हमारा रेशियो एक्स की वैल्यू वन थर्ड है ना, वन थर्ड है, तो इसका आंसर वन बाई थ्री प्लस वन, वन बाई थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ऊपर आ गया फोर स्क्वायर, 16 डिवाइडेड बाई फोर, तो फोर रेशियो वन डायरेक्ट। मतलब काफी फास्ट हम सॉल्व कर पाएंगे अगर हमने ये रिजल्ट याद रख लिया, तो ये रिजल्ट ही याद रख लेते हैं, डायरेक्ट आप नेक्स्ट टाइम यूज कर पाओगे। Two light beams of intensity 4i and 9i interfere on a screen. The phase difference between these wave on the screen at point A is 0, phase difference 0 दिया है, and at B is pi दिया है। Okay, तो आपको phase difference यहाँ पे given है, आपको पूछा है the difference in resultant intensity। Very good question, but still easy। हम recall करेंगे resultant intensity का formula which is I1 plus I2 plus 2 under root I1 अंडर रूट आई टू कॉस फाइव। ठीक है, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी आफ्टर द इंटरफेरेंस, और ये क्लियरली डिपेंड कर रहा है किस पे, कॉस फाइव पे। तो अगर ये फाइव की वैल्यू टू एन पाई के फॉर्मेट में हुई तो कंस्ट्रक्टिव होगा और ये मैक्सिमम आएगी, और अगर ये फाइव की वैल्यू टू एन माइनस वन पाई मतलब पाई के ऑड मल्टीपल्स होंगे तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। तो चेक करते हैं, यहां पर देखो हमारा पहला पॉइंट ए, एट पॉइंट ए है ना, एट पॉइंट ए आपका फेज डिफरेंस किसके बराबर है, जीरो के बराबर। क्या ये जीरो के बराबर जो है वो टू एन पाई के फॉर्मेट में है, यस। अगर एन की वैल्यू जीरो ले तो टू एन पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब यहां पर जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव, और इंटेंसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम। तो वो आप वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो यहाँ पर, या तो डायरेक्टली मैक्सिमम का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं यहीं पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ ताकि आपको इस इक्वेशन की प्रैक्टिस करवा सकूं। तो फोर आई आई वन, नाइन आई आई टू प्लस टू अंडर रूट फोर आई अंडर रूट नाइन आई कॉस जीरो। अब कॉस जीरो कितना होता है, वन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया, थर्टीन आई प्लस यहाँ से टू आएगा, यहाँ से थ्री आएगा, तो थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स इंटू टू 12 इंटू आई, तो ये कुल मिला के कितना हो गया, 25 आई। ये आ गया ए पर जहां पर जीरो हो रहा है। अब बात करते हैं बी पर जहां पर पाई है। तो एट बी आपका फेज डिफरेंस जो है वो पाई के बराबर है, और क्या ये ऑड मल्टीपल है पाई का, यस। तो यहाँ पर कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आप चाहो तो पाई की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, बट मुझे पता है डिस्ट्रक्टिव के केस में मिनिमम आता है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ विच इज दिस, अंडर रूट आई वन माइनस आई टू का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट आई वन इज फोर आई माइनस नाइन आई का होल स्क्वायर। तो टू रूट आई है ना, तो टू रूट आई माइनस थ्री रूट आई का होल स्क्वायर, और यहां से मुझे दिख रहा है आंसर बन देगा सिर्फ आई। तो डिफरेंस कितना हुआ, तो डिफरेंस इन इंटेंसिटी, तो वहां पे आया 25 आई मैक्सिमम वाले में और मिनिमम वाले में आई, तो डिफरेंस इज 24 आई। ठीक है, कर लोगे इस तरह से। आपको बस अच्छे से पहचानना है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव को। आप चाहो तो पाई की वैल्यू यहाँ पुट करके भी सॉल्व करते तो आपको आई जो वैल्यू है मिनिमम की वो आपको मिल जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल, two coherent sources of a light wave interfere, the intensity ratio are in 1:4। तो यहाँ इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है। For this interference pattern, if the value of, okay, this value निकालना है,
इक्वल टू इसके बराबर है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ। तो हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, आई मैक्स प्लस आई मीन अपॉन आई मैक्स माइनस आई मीन। ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, तो व्हाई नॉट इसका भी एक फॉर्मूला बना लेते हैं। लेट्स से लेट कि रेशियो ऑफ आई वन बाय आई टू जो यहाँ पे गिवन है, लेट्स कॉल दिस वैल्यू समथिंग, कोई और वैल्यू ले लेते हैं ताकि सेम एक्स ना लेकर हम बीटा ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स नहीं, बीटा तो वहां पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ कुछ और वैल्यू ले लेते हैं इसको। लेट्स कॉल दिस वैल्यू एस नॉट। ठीक है, ये रेशियो एस नॉट है। अगर ऐसा है तो अब देखते हैं ये रेशियो कितना आएगा। तो आई मैक्स प्लस आई मिन डिवाइडेड बाय यही सेम वैल्यू का सब्ट्रैक्शन, आई मैक्स अपन मैक्स माइनस मिनिमम। चलो सॉल्व करते हैं। तो आई मैक्स कितना होता है, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, और मिनिमम कितना होता है, अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे उन्हीं का सब्ट्रैक्शन, आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट आई वन माइनस आई टू का होल स्क्वायर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखो टू ए बी और टू ए बी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, टू टाइम्स ए वन का स्क्वायर विच इज आई वन प्लस ए टू का स्क्वायर विच इज आई टू, ऐसे बचेगा न्यूमरेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ये ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और क्योंकि बीच में माइनस साइन है तो इससे क्या होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। कौन सी ऐड होंगी, जो टू ए बी वाली है। तो टू ए बी वाली ऐड होके कितना बन जाएगा, फोर, क्योंकि टू यहाँ से आएगा, टू यहाँ से आएगा, फोर ए और बी, ऐसे बच जाएगा। ठीक है, अब इसको और आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम फिर से इसको I2 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो देखो न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आई वन बाय आई टू प्लस वन, मैंने I2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर I2 से डिवाइड करेंगे तो टू तो एक ऑलरेडी है, रूट आई टू ऑलरेडी है, तो बचेगा अंडर रूट आई वन बाई आई टू, ऐसे रेशियो आ जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया एज अ फॉर्मूला, ये क्या बचा है, एस नॉट प्लस वन टू टाइम्स ऑफ रूट एस नॉट। तो एस नॉट हमने किसको माना था, आई वन आई टू के रेशियो को। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो आई वन आई टू का रेशियो कितना दिया था, एस नॉट की वैल्यू कितनी थी, एस नॉट की वैल्यू थी वन बाई फोर। तो वन बाई फोर पुट करते हैं यहाँ पर, तो कितना आएगा, वन बाई फोर प्लस वन टू टाइम्स अंडर रूट वन बाई फोर। तो ऊपर आ गया फाइव बाई फोर, नीचे तो टू और टू कैंसिल ही हो गया, तो बचा सिर्फ फाइव बाई फोर। ठीक है, इस तरह से फाइव बाई फोर बचा। अब हमें बस इस फॉर्मेट में आंसर लेना है। तो इसका मतलब टू अल्फा प्लस वन डिवाइडेड बाई बीटा प्लस थ्री इक्वल टू कितना है, फाइव बाई फोर। तो फाइव बाई फोर से मुझे समझ में आ रहा है कि बीटा की वैल्यू जो है वो तो हमारा हो जाएगा वन। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये टू है ना, क्योंकि टू फोर प्लस वन करके फाइव हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू टू, बीटा की वैल्यू वन, तो बीटा बाय अल्फा कितना आ जाएगा, टू। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। एक और लास्ट एग्जांपल करते हैं इसमें। चलो इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। टू लाइट हैविंग द सेम वेवलेंथ लैम्डा इन वैक्यूम आर इन फेज इनिशियली, द फर्स्ट वेव ट्रैवल अ लैम्डा लेंथ L1, तो फर्स्ट वेव L1 लेंथ ट्रैवल कर रही है थ्रू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, while the second wave travel a path length of L2 through a medium of refractive index N2। क्योंकि आपको पूछा है फेज डिफरेंस कितना होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमें एक चीज और ऐड करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट में, विच इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ ऑफ एनी लाइट, ठीक है, ऑप्टिकल पाथ ऑफ एनी लाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू द थिकनेस या लेंथ, जो ज्योमेट्रिक लेंथ है उस मीडियम में। तो आपको ये याद रखना है, किसी भी लाइट की ऑप्टिकल पाथ म्यू इंटू टी होता है। टी जो होता है वो लाइट का डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है। ठीक है, अब हमें निकालना है पाथ डिफरेंस। हम पाथ डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पाथ डिफरेंस से हम क्या निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, पहली वाली वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, L1, बट किस मीडियम में ट्रैवल किया, N1 में। तो इसका ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल कितना आ जाएगा, N1 इंटू L1। ठीक है, N1 इंटू L1 इतना पाथ ट्रैवल किया। और सेकेंड वेव ने कितना ट्रैवल किया, N2 इंटू L2। तो ये आपका क्या हो गया, पाथ डिफरेंस।
दोनों ने जितना भी लेंथ ट्रैवल किया उसका डिफरेंस ले लिया, ठीक है। पाथ डिफरेंस आने के बाद अब हम फेज डिफरेंस लिख सकते हैं। फेज डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। हमारा फाइनल आंसर 2 पाई बाय लैम्डा, और ब्रैकेट में अंदर क्या आ जाएगा, N1 L1 माइनस N2 L2। इस तरह से फिर आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो इसी ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो एक चीज और ऐड करेंगे हम अपने की इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में, कि पाथ, ऑप्टिकल पाथ ऑफ एनी लाइट कितना होता है, म्यू टी। तो इससे आपको, अगर एयर मीडियम दिया होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, जब कोई अनदर मीडियम दिया होता है तो आपको म्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। आई होप कि टॉपिक अच्छे से अब क्लियर हो गया हो। तो रेस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज भी ट्राई करो, कोई और डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके वेव ऑप्टिक्स के आगे वाले टॉपिक्स भी कवर करेंगे, तो उनको भी जरूर देखना। और इसके साथ अगर आपको इंटरफेरेंस में और डिटेल चाहिए या स्टैंडिंग वेव में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वेव मैकेनिक्स वाला भी वीडियो देख सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नए वी टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।